नमस्कार, मैं सरोसिना और आप देख रहे हैं जनमुख एनजी लाइव पर स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आज हम एक बेहद ज़रूरी लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली समस्या पर बात करने जा रहे हैं। प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन। मां बनना जहां एक सुखद अनुभव होता है, वहीं कई बार यह भावनात्मक और मानसिक चुनौतियों से भी भरा होता है। इस विषय को बेहतर समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मानसिक रोग चिकित्सक डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी, जो हमें बताएंगे कि आखिर प्रेगनेंसी में डिप्रेशन क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी। मैं न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ। मेरा क्लिनिक रविंद्रपुरी कॉलोनी में गली नंबर 16 पे है। इसका नाम है रवि न्यूरो साइकेट्री सेंटर। प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन क्या होता है, इनके लक्षण क्या हैं? प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन नॉर्मली, जो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई हो उसके 3 महीने के अंदर, अगर जिसको जनरली कई महिलाओं को शुरू हो जाता है डिप्रेशन, और उसके बाद अगर जब वो की डिलीवरी हो जाती है, कई बार देखा गया है कि उसके बाद भी उन लोग को डिप्रेशन हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि डिप्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और अगर वो डिलीवरी के तुरंत बाद हो रहा है तो उसको हम लोग पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं। तो अगर हम लोग एक तरीके से समझें कि प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन, तो दोनों के पार्ट को मिला करके हम लोग उसको डिप्रेशन इन प्रेगनेंसी कहा जाता है। और इसमें नॉर्मली ये होता है कि जो आपका पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है वो कई बार उसमें सीवियर हो सकता है, कई बार उसमें कैसे हम लोग कहते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन, ठीक है, पोस्टमार्टम ब्लूज और पोस्टमार्टम साइकोसिस, इसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पोस्टमार्टम ब्लूज मतलब एक जनरली हल्का सा मूड लो रहेगा, ज्यादा इशू, लोगों से बातचीत करने का मन नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा इशू नहीं होगा। लेकिन पोस्टमार्टम डिप्रेशन में डिप्रेशन के पूरे लक्षण आपको दिखेंगे। और पोस्टमार्टम साइकोसिस, जब डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सीवियर लेवल और साइकोसिस लेवल पहुंच जाता है, तो उसको हम लोग पोस्टमार्टम साइकोसिस कहते हैं। तो ये तीनों उनकी सीवियरिटी के हिसाब से हम लोग ये चीज देखते हैं। साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान कई कई लोगों को बाइपोलर डिप्रेशन या बाइपोलर मेनिया भी हो जाता है, जो एक अलग टाइप का डिप्रेशन होता है। तो ये 3-4 तरीके के डिप्रेशन होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हो सकते हैं। किन कारणों से गर्भवती महिलाओं में डिप्रेशन हो सकता है? गर्भवती महिलाओं में डिप्रेशन होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख है कि पहले की प्रेगनेंसी होने के बाद जो मातृत्व की जिम्मेदारी उनको निभानी पड़ती है, उसकी वजह से जो तनाव हो सकता है, उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। एक दूसरा वजह है कि शरीर में हार्मोन्स के बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, इसकी वजह से भी उनको डिप्रेशन हो जाता है। शरीर में बहुत ज्यादा फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे बॉडी वेट बढ़ जाना, आपका ब्लड प्रेशर में चेंजेस आना, ये भी डिप्रेशन का कारण होता है। तो और दूसरा है कि नींद में और शरीर में जो जो चेंजेस होते हैं, जैसे कई बार आपको अनावश्यक खुजली होने लगती है, कई बार आपके नींद के शेड्यूल साइकिल चेंज हो जाते हैं। जो लोग सेंसिटिव लोग होते हैं, जिसको नींद के साइकिल ऊपर नीचे अगर होने के बाद डिप्रेशन हो सकता है, तो ऐसे लोगों को भी उसमें डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन केवल हार्मोन बदलाव की वजह से होता है या अन्य कारण है? जैसा कि अभी समझाया कि केवल हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, लेकिन हार्मोन एक मेजर रोल प्ले करता है। सिर्फ हार्मोन की चेंजेस की वजह से भी डिप्रेशन होना संभव नहीं है, क्योंकि हार्मोन नुकसानदायक नहीं है, बट उसके चेंज के साथ अडॉप्ट कर पाना ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब महिलाएं मेनोपॉज में जाती हैं, तब उनको डिप्रेशन होने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में डिप्रेशन ही रहता है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो बदलाव है उसके साथ बॉडी अडाप्ट कर पाए, ब्रेन अडाप्ट कर पाए। ये जरूरी नहीं है कि हार्मोन नुकसानदायक है, इसकी वजह से महिला को डिप्रेशन हो सकता है। क्या प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन माँ बच्चों दोनों के लिए खतरनाक है? जी, जैसा अभी पिछले बार बताया कि डिप्रेशन भी कई तरीके के होते हैं, जो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, हर ढंग के डिप्रेशन होते हैं। जब साइकेट्री का उदय हुआ था, तब तक हम लोग बड़ों के साइकेट्री के बारे में बात करते थे, बच्चों की साइकेट्री के बारे में नहीं बात करते थे। लेकिन लोगों को तो बच्चों को क्या दिक्कत है, वो तो मस्त रहते हैं, उनको क्या होता है। लेकिन बाद में समझ में आया कि बच्चों में भी डिप्रेशन और बाकी चीजें होती है। फिर ये चीजें आकर के अब इन्फेंट के लिए मेंटल हेल्थ की बात होने लगी है। अब आप जब बच्चा एक फिटस होता है, मतलब छोटा सा बच्चा है, भ्रूण जो कि माँ के पेट में है, अब बातें हम लोग भ्रूण के मेंटल हेल्थ की करते हैं, मतलब फिटल मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, जो कि माँ के मेंटल हेल्थ से बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है। अगर माँ मानसिक रूप से उस समय स्वस्थ है, तो बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव व्यवहार या पॉजिटिव हम लोग चेंजेस देख सकते हैं। अगर माँ उस समय मेंटली रूप से स्वस्थ नहीं है, तो उसके अंदर हम एक बच्चे के अंदर
आगे एक नेगेटिव बहुत एक नॉन एडाप्टिव बिहेवियर हम लोग देख सकते हैं, जो कि लाइफ में उसकी पर्सनालिटी और उसके सक्सेस को शेप करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन और प्रेगनेंसी के दौरान चिंता में क्या अंतर है? इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझाना इस ढंग से पसंद करूंगा। कोई भी चीज डिप्रेशन तब बनती है जब वो एक नॉर्मल चिंता से आगे ज्यादा सीवियर होती है और वो दिन प्रतिदिन उसके कार्यों को प्रभावित करती है नकारात्मक तरीके से। और जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो छोटी छोटी चीजों से भी उसकी चिंता बहुत बढ़ जाती है। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति क्या होता है, यूजुअली छोटी छोटी चीजों से जो चिंता होती है बहुत लंबी नहीं रहती है, और जो बड़ी चीजों की वजह से चिंता होती है उसी से वो प्रभावित होता है। नॉर्मल व्यक्ति जब चिंतित भी रहता है तो उससे आप कोई अच्छी बात की तो उसका ध्यान वहां से हट जाता है और वो उत्साहित होकर के उसके बारे में बात करता है, कुछ क्षण के लिए ही सही या कुछ घंटे के लिए सही अपनी चिंताओं से उसका ध्यान हट जाता है। मगर डिप्रेशन में कोई व्यक्ति होता है, उससे अगर आप कुछ हंसी मजाक की या कोई अच्छी चीजें दिखा दिए तब भी उसका मन उस ढंग से उत्साहित नहीं होगा। तो ये ढंग से हम लोग सामान्य चिंता और डिप्रेशन के बीच में इस ढंग से हम लोग अंतर कर सकते हैं। उसी ढंग से डिप्रेशन में भी सामान्य चिंता भाई बच्चे के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए या बच्चे के स्वास्थ्य के लिए चिंता होना स्वाभाविक है, परंतु जब तक वो सिंड्रोमल लेवल या फिर एक सीवियरिटी उससे बहुत ज्यादा नहीं होती तब तक उसको हम लोग डिप्रेशन नहीं कर सकते हैं। इसी को हम लोग ब्लूज कहते हैं। ब्लूज मतलब आपका मूड थोड़ा डल है, मतलब इतना भी डल नहीं है कि हम उसको डिप्रेशन कर सके। ऐसी महिलाओं की पहचान कैसे की जा सकती है जो डिप्रेशन से गुजर रही है? डिप्रेशन से गुजर रही महिलाओं के लिए हम लोग के पास कई स्क्रीनिंग टूल अवेलेबल है, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन है, उनमें एक स्पेसिफिक आंसर्स से हम लोग पहचान सकते हैं कि शायद ये महिला डिप्रेशन से प्रभावित हो सकती है। साथ ही साथ में जैसे जहाँ पे लेडीज डॉक्टर या गायनिकोलॉजिस्ट जहाँ पे लोग अपने पेरीनेटल या फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो रेगुलर चेकअप के लिए जा रही है, तो वहीं पे इस चीज के बारे में हम लोग स्क्रीनिंग करके उनका आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्या गर्भवती महिलाओं के लिए कोई सुरक्षित इलाज या थेरेपी मौजूद है? जी, ज्यादातर दवाइयाँ प्रेगनेंसी में अवॉइड की जाती है, पर साथ में कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो कि प्रेगनेंसी में और इवन फीडिंग में भी बहुत ज्यादा सेफ है। तो ऐसी दवाइयों को हम लोग प्रेगनेंसी में और फीडिंग में दोनों में दिया जा सकता है। साथ साथ पुराने कुछ थेरेपीज हो गई हैं, बायोलॉजिकल थेरेपीज हैं जो कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है। साथ में काउंसलिंग जिसको हम लोग सीबीटी भी कहते हैं, वो भी प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है। उसमें बातचीत के जरिए और आप दिनचर्या में सुधार, बातचीत के जरिए अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ये सब भी सिखाया जाता है। इसकी वजह से उनको बिना भ्रूण को या फिर बच्चे होने वाले बच्चे को नुकसान दिए हम लोग उनका सफल इलाज कर सकते हैं। इस स्थिति में परिवार की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है? कोई भी प्रेगनेंसी जितना उत्साहित शायद माँ है, पिता है, उसके साथ साथ परिवार के बाकी लोग भी उतने ही उत्साहित होते हैं। उनके मन में भी कई चिंताएं और बाकी चीजें रहती हैं। तो परिवार की भूमिका हमेशा रहती है, उसको पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना है, मरीज के या माँ के हेल्थ का पूरा ध्यान रखना होता है, और कोई भी जरूरी नहीं कि उस समय तनावजनक स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाती है। साथ में ये भी कोशिश करते रहना चाहिए कि मरीज स्पिरिचुअली भी या रिलीजियसली भी थोड़ा सा ओरिएंट रहे, मन में कोई खराब विचार ना आए, ताकि आगे होने वाले बच्चे के दिमाग पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। हम लोग के वेद और धर्मशास्त्रों में बहुत से ऐसे चीजें बोली गई हैं, जैसे अभिमन्यु को जन्म होने से पहले ही उसको चक्रव्यूह तोड़ने के बारे में पता चल गया था, और जिसमें कि वो कुछ ही चीजें पता चली जितना कि उत्तरा ने सुना। उसके बाद जब वो सो गई तो उससे बारे में नहीं पता चला। हम लोग को ये चीजें मिथक लगती हैं, बट आज के जमाने में कई ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से बाहर के शोर होने की वजह से बच्चे के दिमाग में क्या प्रभाव पड़ रहा है, बाहर किसी होने वाले हलचल से भ्रूण के दिमाग पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको मेजर करने के बाद ये निष्कर्ष पे निकले हैं कि बाहर होने वाली आवाजें और घटनाओं का प्रभाव भ्रूण पे भी पड़ता है। आसपास होने वाली चीजों के सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी परिवर्तन होते हैं, उससे बच्चे के होने वाले बच्चे के दिमाग में भी प्रभाव पड़ता है। बच्चा उसके हिसाब से रिस्पॉन्स और रिएक्ट करता है। ये डायरेक्ट है कि वो माँ के रिस्पॉन्स के का एक रिफ्लेक्शन है, या माँ के जो रिस्पॉन्स है उसकी वजह से बदलाव आया है, ये नहीं कहा जा सकता है। परंतु ये निश्चित है कि आसपास की में चीजें होने वाली जो चीजें हैं उसका प्रभाव बच्चे पे निश्चित रूप से पड़ता है। ये बहुत जरूरी है कि घर का वातावरण सही से बनाया जाए। इसमें वातावरण में तनाव न रहे, ज्यादा शोरगुल न रहे, वातावरण थोड़ा रिलीजियस रहे,
या स्पिरिचुअल रहे, जिसमें मन शांति वाला माहौल बना रहे। ये सब चीजें बच्चे के स्वास्थ्य और माँ के जो भोजन और खान पान पे ध्यान देने के अतिरिक्त है, मतलब इसकी वजह से हम उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है हमें। क्या मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसी तरह की काउंसलिंग या सपोर्ट ग्रुप्स उपलब्ध है? मानसिक स्वास्थ्य के लिए कई तरह की काउंसलिंग और सपोर्ट ग्रुप उपलब्ध है, जो हर ग्रुप्स का अलग अलग ढंग से आपका उपचार होता है। परंतु जैसे ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जनरली पेशेंट से 1-on-1, मतलब एक से एक व्यक्ति बात करता है, जिसके लिए काउंसलिंग की जाती है। तो एक से ज्यादा लोगों को काउंसलिंग में एक साथ डालने पे एक व्यक्ति की जो कि पर्सनल चीजें हैं कई बार डिस्कस करना चाहता है, वो नहीं कर पाता है। तो अगर उसको अकेले किया जाए तो काउंसलिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है। परंतु कई समस्या ऐसी होती हैं जो कॉमन होती है, क्योंकि ज्यादातर मरीजों में दिखी जाती हैं, और उसको आसपास के लोग डिस्कस करें तो बेहतर होता है। ऐसे में ग्रुप थेरेपी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी चीजें डिस्कस किया तो दूसरे व्यक्ति उससे रिलेट कर सकते हैं, हाँ ऐसी समस्या तो मेरी भी हुई थी। और जो व्यक्ति ने सक्सेसफुली उसको अपने बिहेवियर या अपने तरीके से उसको सॉल्व किया है, तो उसके अनुभव से भी बाकी लोग सीखते हैं। तो ये दोनों चीजें सेपरेटली इंपॉर्टेंट भी है और उपलब्ध भी है। भारत में इस विषय पर जागरूकता कितनी है और इसे बढ़ाने की जरूरत क्यों है? भारत में जागरूकता पिछले कई सालों में बढ़ी है, परंतु इतनी भी नहीं बढ़ी है कि उसके बारे में लोग खुल के बात कर सकें, खुल के उपचार ले सकें। अभी भी ज्यादातर लोग बुरे सपने आते हैं या ऐसी लोगों की याद आती है या सपने में मरे लोग आते हैं, तो लोग उसको भूत प्रेत या दैवी आपदा समझते हैं। कई लोगों को देखा गया है कि वो उपचार से पहले उसको झाड़ फूक या तंत्र मंत्र से उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जैसे शरीर के बाकी अंग है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, इनमें कुछ परेशानी हो सकती है। तो ये हमारे शरीर का ये भी एक इम्पॉर्टेंट अंग है, जो कि हमारे हार्ट का जितना हमारा ब्लड पंप करता है उसका 25% हिस्सा वहीं जाता है। तो जाहिर सी बात है क्या कि 25% बीमारियां भी वहीं कहीं से उपजेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको समझना कि ये चीज हमारे बॉडी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और इसमें होने वाले छोटे से नकारात्मक चेंज से किसी का कैरियर भी खराब हो सकता है, किसी का परिवार भी खराब हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी और भी कई चीजें होती हैं, जैसे नशा आदि, रिलीजियस चीजें, स्पिरिचुअल चीजें, जो कि व्यक्ति को बहुत गलत मायने में अगर जाए तो उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब कर सकता है। तो ये सब चीजों पर भी ध्यान देना हमारे देश में जरूरी है।